देखो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पहला जो टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया था, जिसमें हमने भारत के बारे में बेसिक चीजों पे बात करी थी कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किस तरह से हमने उनकी सीमाओं को देखा, भारत के कितने राज्य हैं, कितने, वो भारत के इंट्रोडक्शन में मतलब बेसिक जो चीजें होती हैं वो सब भारत में हमने डिस्कस की। अब जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भौगोलिक विभाजन। मतलब बेसिक बात यह है कि हम जो बात करते हैं भारत जो है वो हर जगह एक जैसा नहीं देखने के लिए मिलता कि पहली चीज अगर तो हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हम कहाँ पर रहते हैं, प्लेन्स में। कहीं पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल मैदान देखने के लिए मिलेगा। जैसे हमारा रीजन जो है वो आप देखोगे तो बिल्कुल मैदानी क्षेत्र के तौर पर देखने के लिए मिलता है, दूर दूर तक मैदानी देखने के लिए मिलेगा। पहाड़ों पे चले जाओ, कहीं पहाड़ है ऊंचा नीचा पहाड़ देखने के लिए, कहीं क्या होगा आपको पठार देखने के लिए मिलेंगे, कहीं पर क्या देखने के लिए मिलेगा, रेगिस्तान देखने के लिए मिलेगा, कहीं भारत में क्या मिलेंगे, द्वीप समूह देखने के लिए मिलते हैं। तो भारत में हर जगह आपको क्या है, अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, भारत को जो बात करते हैं, भारत का भौगोलिक विभाजन कितने पार्ट्स में करा जाता है, 6 भागों में। कितने भाग में करा जाता है, 6 भाग। पहला जो भाग होता है वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहली चीज क्या हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र। मतलब आप जो देखते हो इस तरफ हिमालय जिसमें हम पढ़ते हैं वो पहाड़ी एरिया तो है, तुम लोग जानते हो ना, भारत के पास में कहीं ना कहीं हिमालय है, तो वो क्या है, हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। और वो कौन सी डायरेक्शन में, उत्तर में, इसलिए क्या कहा जाता है इसे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट क्या बनता है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। क्या हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र। क्या हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र, जिसमें हम रहते हैं वो क्या है, मैदान। तुमने देखा होगा ना, हम क्या कहते हैं, हम अभी तुम पूछ लोगे तो हम लोग कहां से हैं, प्लेन से बिलोंग करते हैं। प्लेन्स मतलब मैदानी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, नहीं करते। दूसरा, अगला तीसरा पॉइंट है, तो तीसरे किसमें विभाजन करते हैं, तो आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, अगला क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। पठार का मतलब क्या होता है, पठार एक होती है मेजनुमा आकृति, जो क्या हो, मैदान से कुछ ऊपर उठा हुआ और समतल मैदान के तौर पर जम जाता है, और मैदान से क्या हो, तुलना में ऊपर, उसे क्या कह देते हैं, पठार। अभी मैं सब बताऊंगा कि किसको क्या कहते हैं। इसके बाद अगला आता है मरुस्थल। मरुस्थल जिसे क्या कह देते हैं, डेजर्ट। क्या कह देते हैं, मरुस्थल या डेजर्ट कह देते हैं। मरुस्थल का मतलब क्या हो जाएगा, डेजर्ट, जहां पर मरु मतलब मरी हुई भूमि जिसे क्या देते हैं, मतलब जो बंजर, रेगिस्तान देखा है, इसे क्या कह देते हैं, रेगिस्तान। जैसे भारत का अगर मैं कहूं थार मरुस्थल, तो थार है ना, थार रेगिस्तान है भारत में भी, तो वो भी क्या है, रेगिस्तानी तो है, जहां पर क्या है, जीवन संभव नहीं है। पर अब इंसान क्या हो गया, उसके वेदर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, अगला 1 2 3 4, अगला क्या हो जाएगा, तटीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा, तटीय क्षेत्र। और उसके बाद अगला क्या आ जाएगा, तटीय क्षेत्र, और तटीय क्षेत्र के बाद अगला आ जाएगा द्वीप समूह। क्या आ जाएगा, द्वीप समूह। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं भारत में कौन कौन सी जगह कैसे कैसे देखने के लिए मिलती है। पहला जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जानते हो कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इस तरह से, ये क्या है, यहां से ऐसे होते हुए हिमालय आपको, ये इस वाले रीजन में क्या हुआ है, फैला हुआ जो रीजन है, इसे क्या कह दिया जाता है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ पहाड़ी देखने के लिए। जैसे अगर आप में से कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट गए होंगे, मतलब पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, तो आपको पता होगा, या आप उत्तर प्रदेश से निकलकर नेपाल की तरफ गए होंगे तो आपको सामने दिख रहे होंगे पहाड़, ठीक है, या आप उत्तर प्रदेश से निकलकर कहां गए हो, उत्तराखंड गए हो, तो आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, पहाड़ देखने के लिए मिलते हैं, नहीं मिलते। तो मतलब उत्तर प्रदेश से ऊपर का जो रीजन है, ये वाला जो मैंने बताया, ये कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र। अब मैदान क्या होता है,
मैं अगला आता है, मैंने लिखा है उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र का मतलब कि यहाँ पर आपको क्या है, नदियों ने जो मिट्टी है उसे काट कर क्या कर दिया है, प्लेन कर दिया है, समतल कर दिया, उसे क्या कहा जाता है, मैदानी क्षेत्र। और यहाँ पर आपको क्या होगी, अधिकतर नदियां बहती हुई देखने के लिए मिलती है। हम लोग जो रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन्स में रहते नहीं रहते। और प्लेन्स में अगर मैं बात करूं तो प्लेन्स में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, पहली चीज नदियां सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। हम सब लोग किसी न किसी नदी के द्वार क्षेत्र पर रहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ हम बरेली में रहते हैं तो बरेली के पास में क्या है, रामगंगा बह रही है, बहती हुई दिखाई देती है तुम्हें, इस तरफ ले जाओगे रामगंगा। कुछ यहाँ लखीमपुर खीरी वाले बैठे, उनके आसपास में कहीं ना कहीं शारदा बह रही होगी, जिसे हम काली कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम काली होता है। कुछ यहाँ पे भाई साहब कन्नौज वाले मान लो कुछ होंगे जो ऑनलाइन क्लास ले होंगे, या कौन, कुछ कन्नौज वाले होंगे, उनके यहाँ दोनों नदियां बहती हैं। कोई भाई साहब प्रयागराज वाला होगा, यहाँ पे तुम्हें गंगा भी मिलेगी, यमुना भी मिलेगी, ठीक है, चंबल में मिलेगी, सब उत्तर प्रदेश में तो आ रही नदियां गंगा में आके मिलेंगी। तो ये क्या है, जहां पर ये क्या है, अपने साथ मिट्टी के साथ अवसाद लेकर, तुमने देखा है ना, जो नदी होती है वो अपने साथ हमेशा क्या है, नई मिट्टी लेकर आती है। कहां से लेकर आती है, पहाड़ों से। तुमने देखा होगा जब बारिश होती है और जब बारिश तेज होती है तो मिट्टी का, पानी का बहाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बढ़ने के साथ वो क्या कर देती है, पहाड़ों को काट देती है। पहाड़ों को काट दिया, और पहाड़ों को काटने के बाद वो क्या है, नीचे की तरफ लेकर आई, और उसमें क्या है, मिट्टी लेकर आई नहीं आई। जब तुम्हें बेसिक पता है, तुमने देखा होगा बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, गिलास में मिट्टी भर दो और उसमें पानी भर दो और हिलाते रहो, जब तक मिट्टी क्या रहेगी, ऊपर तैरती रहेगी, जब तक पानी में क्या रहेगी, हलचल रहेगी। जैसे जैसे पानी क्या हो जाएगा, शांत होता जाएगा, वैसे वैसे मिट्टी क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, बैठ जाएगी, नहीं बैठ जाएगी। वो वहां पर क्या है, पानी बिल्कुल, तुम अगर पहाड़ों में कहीं गए होगे जहां नदी बहुत तेज बहती है, वहां कैसी आवाज आती है, इतनी तेज आती है, पानी में हमेशा क्या होती रहती है, हलचल होती रहती नहीं होती है। जैसे जैसे वो क्या होगी, नीचे हमारे यहाँ अब तुम रामगंगा चले जाओ, रामगंगा के तुम पुल के ऊपर बैठ जाओगे तब भी तुम्हें आवाज नहीं पता चलेगी कि नदी बह रही है या रुकी हुई। मतलब पानी क्या हो गया, धीरे धीरे शांत हो गया। जो वहां से मिट्टी लेकर आई अपने साथ, वो क्या हो गई, हमारे वाले रीजन में क्या करती गई, छोड़ते हुए चली गई, और क्या कर दिया, सब जगह समतल कर दिया, नहीं कर दिया, मैदान का निर्माण कर दिया, नहीं कर दिया। तो यही क्या करती है, विशाल मैदानी निर्माण, मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। कौन, ठीक है। तो ये आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, ये जो रीजन है, इसके बाद जहां पर आपको नदियां देखने के लिए मिलेगी, ये वाला, ठीक है, इसे हम क्या कह देंगे, सिर्फ इस रीजन को छोड़कर राजस्थान वाला रीजन। राजस्थान में चले जाओगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो देख रहे हो, इसे मैं डॉट डॉट बना दे रहा हूं, इसे क्या कहते हैं हम, मरुस्थलीय, क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय, या जिसे हम क्या कह देते हैं, डेजर्ट। यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मरुस्थल। याद रखना, जो रेगिस्तान है वो भारत में भी है और कहां पर है, दोनों जगह है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगला देखो, कितने बता दिए, 1 2 और 3 रीजन बता दिए, नहीं बता दिए। अगला रीजन आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, पठार क्या होता है, पठार जो होता है, जैसे ये मैदान है, मैदान से कुछ ऊपर उठा, ये मैदान है नीचे, मैदान से कुछ ऊपर उठा समतल भूभाग को क्या कह देते हैं, पठार कहते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। खनिज का मतलब क्या हो जाएगा, खनिज का मतलब हो जाता है, इनमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर क्या होती हैं, पाई जाती है। इधर ही पाओ, आज वो नंबर लगा नहीं, सोमवार तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारी चीजें, तो ये क्या होता है, मैदान से। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, खनिज पाई जाती है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन्हीं जगह से। जैसे तुम देखोगे छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है, खनिजों का जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इनमें क्यों, इन पर तो सबसे ज्यादा मिलता है, नहीं मिलता, इसलिए
यहाँ पर क्या है, इन्हें कहा जाता है। तो ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ये नीचे वाले रीजन में पाए जाते हैं। ये जो आपको ट्रायंगल नुमा जो शेप दिखाई दे रही है, ये जो बनाएंगे इसे क्या कह देते हैं, प्रायद्वीपीय। इस वाले रीजन को क्या कह देंगे, प्रायद्वीपीय पठार। कितनी बता दी, 1 2 3 4, 4 हो गई नहीं होगी। इसके बाद जो आपको तटीय का मतलब क्या होता है, इस तरफ समुद्र है, इस तरफ समुद्र है, समुद्र से सटे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तट कहा जाता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है तट और एक होता है घाट। अभी दोनों पे बात करते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल, चलो यहीं पर बता दूंगा। कोई मुझे बताएगा तट किसे कहते हैं और घाट किसे कहते हैं, तट किसे कहते हैं और घाट किसे कहते हैं, या दोनों एक ही है? जो होता है वो मतलब जो पास में हो उसे घाट कहते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ। और कोई बताएगा? कोई नदी उदी के किनारे गए हो ना गए हो? हाँ तो बताओ फिर, किसी का भैया जाके कूद मार दे। देखो जैसे मान लो तुमने देखा होगा कि तुम जब जाते हो तो वो जाते हो, ये घाट पर जाते हो नहीं जाते हो, ये यहाँ पर गए, ऊपर जो उठा हुआ क्षेत्र होता है, एक साथ ऐसा तो नहीं होता कि तुम जहां से आए सीधे सामने नदी दिख रही है, कुछ ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र होता है, उसे क्या कह देते हैं, घाट कहते हैं। जो ऊंचा उठा हुआ, जो सीमा रेखा होती है नदी की, नदी अधिकतम उठकर कहां तक जा सकती है, यहीं तक जा सकती है, उसे क्या कह देते हैं, घाट। और जहां पर मान लो ये नीचे उतरे तुम, और नीचे उतरने के बाद क्या हुआ, नदी कहीं यहाँ बीच में बही, नदी क्या हुई, बीच में खड़ो हुई, तो नदी से सटे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तट। ठीक है, क्लियर। घाट क्या होता है, उसकी बाउंड्री लाइन कि वो यहां तक नदी जा सकती है, नदी का पानी कभी बाढ़ आए तो कुछ आए तो वहीं तक जा सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, घाट। तुमने देखा होगा ना, तुमने ज्यादा, अगर तुम में से कोई पापी होगा ज्यादा तो गंगा जी नहाने गया होगा, गया नहीं ना, गया मतलब कोई पापी ना, ठीक है। तो जब तुम सीढ़ियों पे खड़े होते हो तो क्या कहते हैं, गंगा जी के घाट पे खड़े, और जब तुम बिल्कुल पुण्य पे पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा, जहां से गंगा जी शुरू हो रही है वो क्या हो जाएगा, तट। तो हम क्या बात कर रहे हैं, तटीय क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में, तटीय क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो तट क्या होगा, समुद्र से लगे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तट कहा जाता है। जो समुद्र के बिल्कुल सटे हुए क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, ये क्या है, ये क्या हो जाएंगे, तटीय क्षेत्र। क्लियर है बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। ये क्या हो जाएंगे, तटीय क्षेत्र। कितने हो गए, 5 टॉपिक हो गए। अगला आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होते हैं, जो द्वीप होता है वो क्या होता है, समुद्र में। जैसे यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार देखने के लिए मिलेगा। द्वीप क्या होते हैं, पहली चीज द्वीप याद रखना, उन्हें कहते हैं जिनके चारों तरफ से क्या हो, पानी, उसे क्या कह देते हैं, द्वीप कह देते हैं। इसके ये समुद्र है, इसके ये बीच में कहीं आइलैंड निकल गया है तो उसको क्या कह दिया है, द्वीप कह दिया। इनके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। तो इस तरह से हम भारत को क्या करते हैं, 6 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग कौन सा हो जाएगा, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, दूसरा मरुस्थलीय क्षेत्र, तीसरा मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। कितने हो गए, 6 हो गए, नहीं गए, समझ गए ये सारी चीजें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब इनकी लोकेशन कैसे होगी, इस साइड पे रख कर दूं, ये यहाँ पर, कि यहाँ पर पंजाब में भी देखने के लिए मिलता है, ये पंजाब में भी है ना और गुजरात में भी है, तो इसलिए इसे इस तरह से प्रेजेंट करा। पर्वतीय क्षेत्र आपको, जैसे हम देखते हैं हिमालय वाला रीजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत वाले पर्वतीय क्षेत्र हो जाएंगे, जैसे गारो, खासी, जैंतिया, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, ठीक है, मीजो पहाड़ी, ये सभी क्या है, ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको ये वाले रीजन को भी कवर किया, ठीक है। तो वो सब इन्हीं में पढ़ा। अब देखो मैं कुछ आकृतियों को तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, फिर उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे।
पहला जो यहाँ पहला मैंने तुम्हारे सामने लिखा, मान लो ये जो है ये है समुद्र, ये क्या हो गया समुद्र, ठीक है, ये क्या हो गया समुद्र। और समुद्र से हल्का सा कुछ ऊपर उठा हुआ था, क्या होता है कुछ ऊपर उठा, 150 से अगर हम बात करें 150 से 300 मीटर उठा हुआ जो भाग होता है उसे हम क्या कह देते हैं, उठा हुआ समतल भाग को। ये कितना होगा 150 से लेकर 300 मीटर तक कहें तो ये क्या होता है ऊपर उठे हुए, और ये कैसा होता है समतल होता है जिसपे हम लोग हैं। इसे क्या कह देते हैं मैदान, क्या कह देते हैं, इसे क्या कह देते हैं मैदान। फिर इससे कुछ ऊपर उठे हुए क्षेत्र को क्या कहा था अभी मैंने, इसे क्या कह देंगे जो क्या हो मैदानी क्षेत्र की तुलना में क्या हो कुछ ऊंचा उठा हो, उसे क्या कह देते हैं पठार। इसकी हाइट कितनी होती है लगभग 300 से लेकर कितना होगा 600 मीटर तक इसकी क्या होती है हाइट होती है पठार की, लगभग मैं बता रहा हूं। फिर इससे ऊपर क्या हो जाएगा, इससे ऊपर बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा पहाड़ आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा पहाड़ या पहाड़ी आ जाएगी इस रफ्तार, फिर क्या आ जाएगी, फिर आपको पहाड़ी देखने मिलेगी, और पहाड़ी कितनी होगी 1000 मीटर, और उससे ऊपर क्या आ जाएंगे आपको, फिर आपको देखने के लिए मिलेंगे पर्वत, और 1000 से ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो वो सभी किसमें आ जाएंगे पर्वतों में। जैसे हम बात कर लेते हैं हिमालय, हिमालय क्या है पर्वत, हाइट कितनी है 8848.86 मीटर है, हाइट नहीं है तो वो क्या है 8000 लगभग 9000 के आसपास क्या है तो वो क्या हो जाएगा 1000 से ऊपर है नहीं तो वो क्या हो जाएगा पर्वत की श्रेणी। इस तरह से हम क्या करते हैं भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उन्हें क्या करते हैं विभाजित। क्लियर थी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ क्लियर थी बात। मरुस्थल इसे कह देते हैं डेजर्ट, ये यहाँ की जलवायु पर डिपेंड करता है कि जहां पर मरुस्थल, इसका बनने का भी हम जब मरुस्थल को पढ़ेंगे टॉपिक को तो उसका भी एक अलग रीजन है कि मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है। जहां पर कम बारिश होती है उस वहीं पर क्या होता है उसे को हम मरुस्थल कह देते हैं। जहां पर कुछ क्राइटेरिया है, शायद क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ कि जहां पर 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसे हम मरुस्थल कहते हैं। और यहाँ पर जो मेन चीज है यहाँ से जो बादल उठते हैं उनको रोकने के लिए कुछ नहीं, और ये क्या हो जाते हैं सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है अरावली। अरावली ऐसी, बादल भी कैसे जाते हैं ऐसे, तो साथ साथ होते हुए क्या है पहाड़ी के साथ होते हुए निकल जाते हैं। जैसे ये पहाड़ी है, बादल आइए ऐसे होते हुए क्या हो गए निकल गए। अब देखो सामने रख दी पहाड़ी, बादल क्या है और इससे क्या होगा टकरा गए, टकराने से क्या करेंगे बारिश करेंगे नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या होती है कम बारिश होती है। और हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो आप उत्तर प्रदेश से जैसे ऊपर बढ़ोगे तो क्या आ जाता है पहाड़ आ जाते नहीं आ जाते, तो बादल इनसे क्या होते हैं टकराते हुए चलते हैं, लगभग इनसे क्या होते हैं बार बार टकराते हुए चलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ क्या होती है बारिश होती है। और हमारे यहाँ कई जगह हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं पहाड़ी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सोनभद्र के रीजन में आप देखेंगे जाएंगे तो पहाड़ी देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें जैसे हमारे यहाँ बारिश होती है, तो मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो यूपी वाले हैं वो मुझे बता सकते हैं। हाँ बताओ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, कहाँ पर उत्तर प्रदेश में हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हरियाणा आता है बेटा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो होती है गोरखपुर। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपी जीके में इंक्लूड करा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है गोरखपुर में, और सबसे कम कहां पर होती है बेटा तू अलग ही जा रहा है, उत्तर प्रदेश में आता है सिक्किम पर सुनने जैसे कर्म कर रहा है। हाँ तो सबसे कम जो बारिश होती है वो उत्तर प्रदेश में आगरा और झांसी की जगह, सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, और सबसे कम कहां पर होती है आगरा और झांसी। अगला दूसरा क्वेश्चन अगला ये बनता है, क्योंकि देखो
ये क्या है, बादल इस तरफ से आ रहा है, और सबसे पहले वाला जो रीजन पड़ता है वो लगभग गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट वाला रीजन पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो यहाँ पर, और आगरा और झांसी को इस वाले रीजन में आता है, इस तरफ से। तुम भाई साहब राजस्थान जाते होगे तो इस तरफ से जाओगे मथुरा होते हुए, तो कहां से, आगरा, मथुरा से क्रॉस करोगे आगरा पहुंचोगे, मथुरा आगरा ये सब सटे हुए, तो इनमें क्या होती है, कम वर्षा होती है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, आगरा और झांसी में सबसे सड़ी गर्मी पड़ती है, और सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, बरेली में पड़ती है। तुम फिर तो खुश नसीब हो, सबसे कम गर्मी पड़ रही है वहीं बैठे हो है, तो याद रखना, ये याद रखने के तरीके हैं। ऐसे ही मैं अगर कहूं कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मानसीन राव, मतलब पहले चेरापूंजी थी अब मानसीन राव हो गया, ये कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मानसीन राव। अगर मैं कहूं भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो याद रखना सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख, यूटी में, कौन सी जगह है, लेह, यूटी कौन सी हो जाएगी, लद्दाख, और बेटा ये पानी बनी, ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्लियर। तो सबसे कम बारिश कहाँ होती है, लेह लद्दाख में सबसे कम होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जैसलमेर, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। तुक्का मत करना कि भाई साहब भैया ने बताया था कि सबसे कम गर्मी होती है इसलिए सब पानी बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, क्या क्या देते हैं इसे, मरुस्थल। उस सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है, लेह लद्दाख में, वहां बारिश नहीं होती, वहां पर जब भी अगर होता है वो स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, कभी बारिश नहीं होती। हाँ जी, हाँ सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है, उसके बाद में जैसलमेर होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूछे जाने वाले। अगला मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं, अगला बेटा अब मैं आकृतियों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, कब कर दूं इसे। अब देखो पहला मुझे बताओ द्वीप, अगला मैं तुमसे बात करता हूं द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया, जैसे हमारे पास क्या है, दो द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान निकोबार, हाँ, जिनके चारों तरफ क्या हो, जो चारों तरफ से जल से, जो चारों तरफ से जल से घिरे, जो चारों तरफ से किससे घिरे हों, जल से घिरे हों, उन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखना उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं। अगला भारत के पास कितने हैं, तो लिख लो कौन सा होगा, पहला हो जाएगा लक्षद्वीप, कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अंडमान, ठीक है। ये क्या है, हमारे द्वीप समूह है, नहीं है। और अभी तुमसे मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, कभी कभार ये पूछ लेता है कि जो मुगा चट्टानों से निर्मित द्वीप समूह कौन सा है, वो लक्षद्वीप, वो अलग हम जब द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे तब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए, क्लियर की बात। अब कुछ दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं द्वीपों के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे कहूं दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे, तो याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड, और इसके ब्रैकेट में लिखना डेनमार्क, ठीक है। याद रखना एक बार पता है क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताओ कि ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखना है ये किस महाद्वीप में स्थित है, उत्तर अमेरिका में। कौन से महाद्वीप में स्थित है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, पर इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का, इसलिए मैंने लिखा है डेनमार्क, अधिकार की किसका आता है, डेनमार्क, ठीक है। और डेनमार्क कैसी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। तो ये चीज आपसे अलग अलग पूछी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे बनता है कि, ठीक है, अगला है एशिया, ये तो हो गया दुनिया का सबसे बड़ा, अब मैं कहूंगा एशिया का सबसे बड़ा,
एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का, तो याद रखना एशिया का सबसे बड़ा है बोर्नियो द्वीप। कौन सा हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप। और ये बोर्नियो द्वीप कहां पर है? तो याद रखना ये जो द्वीप है ये कहां पर है? इंडोनेशिया। कौन से देश में है? कौन सी जगह हो जाएगा? इंडोनेशिया। क्लियर थी बात? अगला मैं कहूं हिंद महासागर में, अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा देश, बताओ हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? सबसे बड़ा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ये स्टैटिक में भी आता है। हाँ, कोई बताएगा? तब आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में मेडागास्कर। कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर। कौन सा द्वीप हो जाएगा? तो याद रखना मेडागास्कर। क्लियर थी बात? इसके बाद अगला सर्वाधिक द्वीपीय समूह वाला दुनिया में सबसे ज्यादा जो द्वीप पाए जाते हैं ऐसा समूह वाला देश कौन सा है? तो याद रखना वो कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। इसी को क्या कहा जाता है? याद रखना इसे कहा जाता है इसी क्योंकि ये क्या है? सबसे ज्यादा द्वीप है और बहुत पास है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मधुमक्खी का छत्ता। किसे कहा जाता है? याद रखना इंडोनेशिया। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के तौर पर किसे जाना जाता है? इंडोनेशिया को मधुमक्खी के छत्ते के तौर पर जाना जाता है। क्लियर? सर्वाधिक द्वीपीय समूह वाला देश, हाँ ये इंडोनेशिया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछो। हो गया इतना? अगला द्वीप समझ गए क्या होते हैं? ये छोटे छोटे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगला रफ करो उसे, चलो नीचे का रफ कर दे रहा हूं, सॉरी ऊपर का रफ कर दे रहा हूं। इसके बाद अगला आता है झील। जस्ट इसका अपोजिट होती है। बेटा देखो बेटा, मैं यहां पढ़ा दे रहा हूं, अगर तुम्हें कुछ छूट जाता है या कुछ ध्यान नहीं रहता तो वीडियो से देख लेना। ठीक है, ये कर सकते हो। देखो अगली आती है झील, जिसे हम गांव में क्या कह देते हैं? तालाब। और शुद्ध ठेठ गांव में क्या है? तलैया। ठीक है, तो जो कहना है वो कह सकते हो, नहायो ना नहायो तलैया। ठीक है, तो जब हसन वाली कौन सी बात है? देखो इधर, तो झील क्या होती है? जस्ट अपोजिट होती है किसका? द्वीप समूह का। वो द्वीप किसे कहा था मैंने? जो चारों तरफ से क्या घिरा हो? समुद्र से घिरा हो। तो झील क्या होती है? तलिया क्या होती है? कल ही बताओ। जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो। चारों तरफ से जमीन से घिरी होती है, नहीं होती है? तो देखो, जो तरफ से भूमि से, जो चारों तरफ से भूमि से घिरी, जो चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई हो, उसे क्या कहते हैं? तालाब या झील कहते हैं। हमें झील तालाब शब्द हटा दो, सही नहीं लग रहा है। ठीक है, वैसे ये ऐसे लिखा जाता है। कोई महापुरुष यूट्यूब पर कमेंट करने लगे कि भाई साहब तुम्हें तालाब देखना नहीं आता,
ठीक है, होते हैं कुछ महापुरुष, इसलिए उनकी आत्मा को शांति दे देते हैं। देखो इधर, ठीक है, झील जो चारों तरफ से भूमि से गिरी, उन्हें क्या कह देते हैं, हम झील कहते हैं। अब जैसे मैंने तुम लोगों से अभी क्वेश्चन पूछा था स्टैटिक में, अभी स्टैटिक पढ़ा है, तो जस्ट अभी बताया था कि बताया था? पहले मुझे बताओ दुनिया की सबसे बड़ी झील किसे कहते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी झील के तौर पर किसे जाना जाता है? कैस्पियन सागर को जानते हैं। इसका नाम है सागर, पर इसे झील के क्या कैसे कहते हैं? तो याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी झील किसे कहते हैं? तो वो हो जाएगी, ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी, याद रखना, झील कौन सी जाएगी? कैस्पियन सागर। मैं वीडियो को देख लेना, मैं बताते हुए चलता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी जाएगी? कैस्पियन सागर। कहां पर है? कई सारे 5 देशों से क्या है, घिरी हुई है, जिसमें रसिया है, ये सारे। दूसरा, अगला मैंने आपको क्या बताया है कि दुनिया में की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? सुपीरियर झील। और इसी तरह से मैं कहूं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो कौन सी जाएगी? बुलट झील। अच्छा, मीठे पानी का मतलब क्या है? साफ पानी। मीठे पानी का मतलब ये अनुमान मत लगा लियो कि तुम भाई साहब उसमें रुआवजा मिला लिया तो बस शरबत बन के तुम्हारे सामने आ जाएगा, नहीं। मतलब ये क्या है, इसका पानी समय समय पर क्या होता है, रिन्यू होता है। ये किसी नदी से या किसी और सोर्स से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, जिससे इसका पानी क्या होता रहता है, हमेशा साफ होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मीठे पानी। मैंने क्या बताया तुम्हें, दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी है? कैस्पियन। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की चीज वो हो जाएगी सुपीरियर। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन। भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की कौन सी जाएगी? बुलट। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर मैं कहूं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, ठीक है, कई किताबें चिल्का लिखती है, पर है कौन सी वास्तविकता में? सांबर। ठीक है, अभी इस पे भी आधे कमेंट मारेंगे कि भैया हमने किताब में पढ़ा है चिल्का, पर बेटा देखो तो जरा ढंग से। क्या बेटा? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी तो वो हो जाएगी सांबर, जो कहां पर है? राजस्थान। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी हो जाएगी? तो वो भी हो जाएगी सांबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? खारे पानी का मतलब होता है कि पानी इकट्ठा हो गया हो और बिल्कुल सड़ जैसा गया, उसे वॉन गोलू झील, जो कहां पर है? तुर्की में। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन से आती है? डेड सी। और डेड सी में इतना ज्यादा डेंसिटी है कि लगा तुम डूब के ना बच सकते। तुम में से अगर किसी को तैरना भी ना आता हो तब भी जाके वो क्या हो जाए, उसमें जाके गिर जाए, मरने की इच्छा करे तब भी ना बच सके, क्योंकि मतलब वो क्या है, उसमें जाके तुम डूब नहीं सकते। इतना मतलब वहां पर क्या है? डेंसिटी। पानी क्या है? इतना घना, इसलिए ये क्या है? अब ये नहीं कि तुम खड़े हो जा रहे हो उसमें, खड़े होने पे तुम क्या करते हो, यहाँ पर भी साइंस लगती है। जब हम खड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और हम क्या हो जाएंगे? सीधे नीचे चले जाएंगे। अब तुम भाई साहब में आयतन को क्या कर लो, बड़ा, मतलब ऐसे लेट तो फोर्स क्या लगाओगे? ज्यादा जगह पर लगाओगे, इसलिए क्या हो जाएगा भाई साहब? जिंदा बचेगा। लोगों की कई, अगर तुम डेड सी को डालोगे इजराइल और जॉर्डन की सीमा, तो फोटो डालना, लोग भाई साहब लेट लेट के अखबार पढ़ते हैं। हाँ, वो झील है उसमें, क्योंकि भाई उसमें मरते ही नहीं है, मतलब डूब नहीं सकते, तो वो अपने एंजॉय के लिए क्या करते हैं? लेट जाएंगे, पेपर पढ़ेंगे, कोई खुरापाती करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं। और यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ऐसा कौन सी झील है जिसमें जहाज नहीं चल सकते? भाई साहब इतना घना है कि इसमें क्या है, जो बड़े जहाज होते हैं वो इसमें नहीं चल सकते, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसमें नहीं चल सकते। इंसान नहीं डूब रहा है तो जहाज तो भाई कहां से चल जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन चलेगा पर बहुत ज्यादा लोड लेगा, खराब हो जाता है, इसलिए इनमें नहीं चलता। ठीक है, तो झील समझ गया क्या होती है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगला जो आता है वो आता है प्राइस। क्या आता है?
प्रायद्वीप। इसे इंग्लिश में क्या देते हैं? पेनिनसुला। ठीक है, अभी मैंने बताया प्रायद्वीप, बताया नहीं बताया? प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन तरफ से जल से घिराव जो तीन तरफ से जल से घिरा, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जो तीन तरफ से जल से घिरा उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे इसको हमने क्या कहा है? इंडियन पेनिनसुला कहा है, भारतीय प्रायद्वीप कहा है। तो यहाँ पर इस तरफ पानी है, नीचे पानी है और इस तरफ पानी है, तीनों तरफ से पानी हो गया, नहीं हो गया? तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला। क्लियर की बात कि प्रायद्वीप। अब इससे क्या पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? हमें बताएगा? दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो जाएगा? अरब प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप हो जाएगा? अरब का कौन सा हो जाएगा? अरब का प्रायद्वीप, जिसमें कतर है, ठीक है, सऊदी अरब है, यमन है, ये सारे जो देश है वो किस प्रायद्वीप में स्थित है? अरब प्रायद्वीप। ठीक है, जब आप मैप में देखोगे तो अफ्रीका से थोड़े से ऊपर बढ़ोगे तो इस तरह से बड़ा सा आपको प्रायद्वीप देखने को मिलेगा, जिसके तीनों तरफ से आपको क्या देखने को मिलेगा? तो वो क्या हो जाएगा? हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगली जो आकृति आ जाती है वो कौन सी हो जाती है आपके सामने? वो हो जाती है, मैंने आपको क्या बता दिया? झीलें बता दी। अब आती है खाड़ी। खाड़ी क्या होगी? जस्ट इसके अपोजिट होगी, क्या हो जाएगी? खाड़ी। और खाड़ी को इंग्लिश में क्या देते हैं? बे। इस तरह आपने देखा होगा ना, यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे हम क्या देते हैं? बे ऑफ बंगाल। जानते हो ना इसे? तो इसे क्या कह देते हैं? बे ऑफ बंगाल कह देते हैं। इसे क्या कह देंगे? खाड़ी। तो खाड़ी आपको यहाँ पर देखोगे। तो खाड़ी क्या होती है? ठीक है, खाड़ी जो तीन तरफ से क्या किससे घिरी हो? जो तीन तरफ से स्थल से, जो तीन तरफ से स्थल से घिरी, उसे क्या कहा जाता है? खाड़ी। जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब देखो खाड़ी भी तीन प्रकार की होती है। कई जगह गल्फ लिखा होता है, कई जगह वो क्या लिखा है? क्रैक लिखा होता है। ठीक है, जिसे हम क्रिक कह देते हैं। ठीक है, कई जगह गल्फ लिखा हुआ होगा, कई जगह बे, कई जगह बाई। वो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, उनकी जो दरार होती है उस पर डिपेंड करता है कि कितना फैला हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्लियर की बात? यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। है यहां तक किसी को? देखो बेटा कितना टाइम हो गया? चलो अगला जो है वो हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं भारत की उत्पत्ति कैसे हुई या दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई। आप सभी को मैंने बताया है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो बना कैसे और इन क्षेत्रों का विभाजन कैसे हुआ। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बैगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड बैगनर, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया जाता है जिसे कहा जाता है महाद्वीपीय प्रवाह विरोधी सिद्धांत। मतलब जिसमें क्या कहा गया कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स, हिंदी में अंग्रेजी में कहूं तो प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब कि प्लेटों का जो मूवमेंट्स है उनके कारण क्या हुआ है, हमारी जो पृथ्वी है उसके अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइडेशन देखने को मिलता है। तो लिखो अल्फ्रेड बैगनर। ठीक है, अल्फ्रेड बैगनर का ये 1911-12 की फिल्म है। ठीक है, 1911 और 12 के बीच में का महाद्वीपीय
महाद्वीपीय क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय प्रवाहवृत्ति सिद्धांत। प्रवाहवृत्ति सिद्धांत। देखो इधर, इसका सिंपल सा मतलब है कुछ नहीं। अब एक चीज मुझे बताओ, कोई खाली पेज पड़ा है किसी के पास? चलो मैं देखता हूँ। जैसे ये है, ये न्यूज पेपर पड़ा है, जैसे एक चीज है, ये हमारी क्या है? प्लेट है। कोई खाना वाली मत समझ लियो कि भैया इसी पे रख के खा लेंगे, ठीक है? ये प्लेट का मतलब हमारी जो क्या है, चट्टानों के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी पृथ्वी के नीचे हम जो जहां पर रह रहे हैं वो क्या है? चट्टानें, ठीक है? यहां पर क्या देखने के लिए मिलती है हमें? चट्टानें देखने के लिए मिलती है। तो ये क्या है? इधर देखो सब, ये क्या है? एक चट्टान है। अब इसमें से अगर मैं कहूं तो ये चट्टान कितने प्रकार से मूवमेंट कर सकती है? अगर ये एक पूरी चट्टान है तो ये कितने प्रकार से मूवमेंट कर सकती है? 3 प्रकार से। पहला, ये या तो जैसे ऐसे है, या तो ये क्या हो, एक दूसरे की तरफ जाए। जैसे ये है, ये मान लो पूरी चट्टान है, ये एक चट्टान है। या तो ये क्या हो, एक दूसरे की तरफ बढ़े। एक तो ये हो सकता है। और एक दूसरे की तरफ, जैसे ये पूरी है, या तो भाई साहब अब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो एक ऊपर जाएगी और एक क्या हो जाएगी? नीचे जाएगी। तो ये ऊपर गई, ये क्या बना देगी? पहाड़ बना दिया, इसने नहीं बना दिया। तो ये क्या हो गया? इसे क्या देते हैं? ये इसी से हमारा क्या बना हुआ है? हिमालय बना हुआ है। तो इससे क्या बना? जब ये नीचे की तरफ मूवमेंट करा तो क्या हो गई? पहाड़ का निर्माण हो गया, नहीं हो गया? अब मान लो ये परत, 2 परतें ऐसी, अब ये क्या हो गई? एक दूसरे से क्या होने लगी? दूर जाने लगी। तो क्या हो गया? ये मान लो पहले ऐसे थी, अब क्या हो गई? तो ये बीच में क्या आ गई? खाई बन गई, नहीं बन गई? और अभी बेटा तुम लोग शायद ज्योग्राफी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, मुझे नहीं पता, पर हाँ, अफ्रीका जो है वो अभी फिर दोबारा से टूट रहा है। अफ्रीका टूट रहा है, और अफ्रीका में अभी तुम देखोगे तो अफ्रीका में करंट अफेयर तो पता नहीं तुमने देखा हो या नहीं देखा हो, पर याद रखना अफ्रीका फिर दोबारा से टूट रहा है। और तुम्हें पता है जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो कहीं एक समय अफ्रीका का पार्ट था, और आज फिर अफ्रीका क्या है? टूटने लगा। और आज जो आप मेडागास्कर देखते हो, मेडागास्कर कभी क्या था? भारत से जुड़ा हुआ था, और आज वो क्या है? हमारी तरफ बढ़ रहा है। और फ्यूचर में कभी आके मेडागास्कर क्या होगा? भारत में आकर। अभी ऐसे नहीं कि तुम भैया बुढ़ापे में पहुंचे आके तुमसे टकरा गए, कई अरबों खरबों साल बाद। तो मैं बता रहा था कि प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। तो क्या होगा? या तो भाई एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी प्लेटें, पहली कंडीशन, या एक दूसरे से क्या होंगी? दूर जाएंगी, या एक दूसरे में क्या करेंगी? रगड़ करेंगी, या इधर जाएगी या इधर जाएगी। होगा नहीं होगा? तो 3 तरह से क्या कर सकती हैं? प्लेट मूवमेंट कर सकती है। कर सकती नहीं कर सकती? पहला, इस तरफ जब एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा? पहाड़ बनेगा। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या बनेगी? खाई बनेगी। खाड़ी बनेगी, नहीं बनेगी? जब एक दूसरे से क्या होंगी? इस तरह से रगड़ खाएंगे तो क्या यहाँ पर क्या होगी? अलग गुण संगति का निर्माण। ठीक है, याद रखना। अब देखो मैं 1 मिनट मैप लगा दूंगा। दिख रहा है? मैं सबको दिख रहा होगा। अब देखो यहां पर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, ठीक है? अब देखो यहां पर ये जो देश लिखा है, ये वाला, ये कौन सा है? ये है मेडागास्कर। और कभी जो भारत था वो यहां से जुड़ा हुआ था, यहां से था, और ये क्या हुआ? यहां से दूर चला गया, और यहां से दूर जाते जाते क्या हुआ? एक समय पर जाके यहां से जाके, और यहां जाने के बाद फिर क्या हुआ? इसने एक वलय डाला जिसका नाम क्या हुआ? एक मतलब वलय का मतलब एक पहाड़ का निर्माण, जिसे क्या कहा जाता है? हिमालय। अभी बताया नहीं बताया? अब एक जगह से जब तुम हटोगे तो दूसरी जगह जाके टकराओगे, नहीं टकराओगे?
अब एक बात बताओ कि तुम तीनों के बीच में कौन है? विजय बैठा। अब जो ऋषि है वो यहाँ पर है, मान लो थोड़ा दूर है कंपैरिजन तेरे, ठीक है। जैसे मान लो ये है दीपक, ठीक है। इसके पास में कौन बैठा है? विजय, जस्ट। और ऋषि इसके पास में क्या है? थोड़ा दूर, ठीक है। ऋषि जो है वो ठीक है, ऋषि यहाँ बैठा है, अलग बैठा है। अब एक बात बता बेटा, अगर ये यहाँ से हटेगा इसी तरफ तो जाएगा, और इस तरफ बीच में इनके बीच जब गैप बनेगा तो धीरे धीरे ये एक टाइम में आके क्या हो जाएगा? इससे टकरा जाएगा। और टकराने पर क्या बताया था? जब किसी आपस में जब टकराते हैं तो किसका निर्माण होता है? पहाड़ का होता है, नहीं होता? इसके साथ जब टकराएगा तो किसका निर्माण करेगा? पहाड़ का। और ये बीच में क्या बन जाएगी? खाई बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तो वही चीज तो हुई, ये धीरे धीरे क्या चलता चला गया? ऊपर चलता चला गया, और बीच में ये क्या आ गया? पानी आ गया, नहीं आ गया? इसी तरह से अब देखो, एक समय पर ये मेडागास्कर जो दिखा है, ये किससे जुड़ा हुआ था? इसको अगर जोड़ोगे यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ था, फिर ये क्या हो गया? अलग हो गया। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऐसे होते हुए यहाँ पर आके टकरा, यहाँ, और यहाँ पर भी जो पहाड़ है वो क्या हो जाएंगे? बड़े पहाड़ होंगे। दूसरी चीज, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अगर तुम देखोगे पूरे दुनिया को जोड़ना चाहोगे तो एक चट्टान बना सकते हो। इन दोनों को जोड़ो, बीच में से ले आओ, पजल सॉल्व करिए, सेम पजल बन रही है। देखो इन दोनों के बीच में क्या आ सकता है? ये इन दोनों के बीच में ये यहाँ से बिल्कुल जुड़ता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सेम बना हुआ है, नहीं बना है? तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? इसके बाद ये देखो, ये यहाँ पे अलग हुआ है, नहीं हुआ? ये यहाँ पर अलग हुआ है, इनको जोड़ दो, बिल्कुल देखो ये यहीं पर ये बना है, ये यहाँ पर चोसें बनेंगी, तो ये क्या होगा? जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? इसी तरह से इसको जोड़ोगे तो ये सब इधर आके जुड़ जाएगा, ये यहाँ जाके ऊपर जुड़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो पहले जब पृथ्वी जब बनी थी तो पृथ्वी के लिए एक सिद्धांत दिया जाता है जिसे कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में कहा जाता है कि जैसे मैं बेसिक को क्लियर करता हूं, ठीक है, अभी दोबारा से लौट के आएंगे इसमें। बिग बैंग थ्योरी में एक नेबुला था, एक मतलब गैस का गोला। अब उसमें लगातार क्या होती है? गैस भरती है, और गैस भरते भरते, अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास गुब्बारा है, गुब्बारे में गैस भरोगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और एक बात बताओ, फटने के बाद क्या होगा? सब टुकड़े एक जैसे होंगे? कुछ अलग अलग होंगे, नहीं होंगे? इटकुर्रा देखो, इटकुर्रा है, मतलब ईंट के छोटे से टुकड़े को कहते हैं इटकुर्रा। तुम्हारे यहाँ कुछ भी कहते हो, और मेरे ख्याल से तुम्हारे यहाँ भी यही कहा जाता होगा, तुम लोकल लैंग्वेज है। तो जब क्या होगा, तुमने देखा होगा जब जमीन मारते हैं, ठीक है, तो हम लोग पता क्या करते थे बचपन में कि इटकुर्रा मारते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे कि किसका कितना निशाना तेज है। जब हम मारते थे कहीं पे, वो टकरा के क्या हो जाता था? टूट जाता था। कोई टुकड़ा क्या होता था? बड़ा होता था, कोई टुकड़ा क्या होता था? छोटा होता। ऐसे ही जब हमारा जो नेबुला था, जो गैस का गोला था, वो क्या हुआ? फटा, और उसके फटने के बाद क्या हुआ? जो टुकड़े फैल गए वही क्या बन गया बाद में? ग्रह, उपग्रह, ठीक है, और क्षुद्र ग्रह बनकर क्या हो गए? और वही तो बना हुआ है। और उसी तरह से अभी भी तुम देख लो, और वो जो नेबुला है उसे माना जाता है सूरज। जो सूरज था वो फटा, और सूरज से क्या हो गए? टुकड़े अलग अलग और फैल गए। सूरज कितना गर्म है कि भाई साहब, सूरज आज भी अगर हम देखें कि हम सूरज से 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर बैठे, 15 करोड़ किलोमीटर दूर बैठे, और सूरज भाई साहब गर्मी आने वाली है। सोचो क्या हाल तुम्हारा करने वाला है, ठीक है। तो क्या है? होता है, नहीं होता? तो जैसे ही क्या होगा, धीरे धीरे ऐसी घटना होगी। तो सूरज इतना गर्म है, तो धीरे, तो उससे जब टूटा होगा तो क्या होगा? अलग होगा, नहीं होगा? तो सेम वही प्रोसेस था। पृथ्वी भी जब फूटी थी तब पृथ्वी भी क्या थी? गर्म एक आग का गोला, पर धीरे धीरे पृथ्वी पर क्या बन गया? जलवाष्प बन गया। और जलवाष्प का मतलब होता है बादल। बादल बना, और बादल बनने के बाद क्या हुई? कई हजारों सालों तक लगातार क्या होती रही? बारिश हुई, और बारिश होने के बाद फिर क्या हुए?
पृथ्वी के ऊपर क्या होने लगी, ठंडी हो गई। और बेटा आज भी ये मत सोचना कि पृथ्वी ठंडी हो गई, पृथ्वी आज भी अंदर से आग का गोला है। ज्वालामुखी फटते हुए देखा है, क्या निकल के आता है, पिक्चर बना देखा तो निकल लावा निकल के आता है, नहीं निकल के आता है। तो ये कहां से निकल के आ रहा है, तब तक गर्म निकल के आता है कि अगर किसी इंसान को उसमें रख दो तो इंसान जल के रख दो। जब इतना ये गर्म था तो इतने बात कहां से हो गए, इतनी टेम्परेचर बारिश हो गई। बेटा ये क्या हुआ कि वो वहां पर एटमॉस्फेयर बनने लगा ना, धीरे धीरे जलवाष्प बना, ऊपर गया, बारिश हुई, नीचे। आज भी तो वही चीज होती नहीं, तो हजारों सालों तक ये क्या है, प्रक्रिया चलती रही। और आज भी ये प्रक्रिया क्या है, चालू है। ठीक है, और उससे क्या हुई, जैसे तुमने दूध देखा है, मैं हमेशा दूध का एग्जाम्पल देता हूँ। दूध देखा है, दूध सबने गर्म करा हुआ, और तुम सब तो अधिकतर रूम में रहते हो, दूध को गर्म करा है, दूध को गर्म करने के बाद क्या देखते हो, 5 मिनट बाद देखोगे तो मलाई को तुम आराम से छू लेते हो। मलाई को आइसक्रीम उठा के निकाल लेते हो, नहीं निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आराम से। पर भाई साहब गलती से उस मलाई के अंदर उंगली मत डाल देना, वरना बेटा तुम जानो या तुम्हारा खुदा जाने जो तुम्हारी उंगली का हाल होगा। होता है नहीं होता, तो क्या हो गया, वो ठंडक, बाहर का मौसम क्या है, ठंडा है, तो उसने क्या कर दिया, ऊपर की परत को क्या कर दिया, जमा दिया। पर अंदर तो बेटा अभी भी वही गर्मी है, वही एनर्जी है अभी। तो क्या होगा, उसी तरह से पृथ्वी पर लगातार क्या होती रही, बारिश होती। बारिश होने से क्या हुई, ऊपर की जो परत है वो क्या हुई, ठंडी हो गई। पृथ्वी क्या हुई, एक चट्टान के रूप में। ठीक है, फिर क्या हुई, धीरे धीरे क्या होने लगी, प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब प्लेटें क्या करने लगी, मूवमेंट करने लगी। मूवमेंट करने मतलब इधर से उधर ट्रैवल करने लगी। फिर क्या है, जब इधर से जाएगी, जैसे मैंने तुमसे कहा कि ये भाई साहब यहाँ से इधर के लिए गए, तो इनसे हटे और इनसे जाके टकराए। तो जब पृथ्वी आपस में टकराती है तो क्या आता है, भूकंप आता है। अब ये मत कहना कि भैया हमने सुनो बचपन में कि शेषनाग की खोपड़िया पे बहुत धरी है, पृथ्वी धरी है। इन चीजों पे मैं विश्वास नहीं करता, ना मैं इनका समर्थन करता हूँ। ठीक है, पहले हम बात सुनते थे बचपन में कि सींग की जो गाय माता है उनकी सींग पे एक क्या रखा है, एक पे वो रखी है, पृथ्वी रखी है। जब वो बेचारी थक जाती है एक सींग से तो एक दूसरे पे कन्वर्ट कर लेती है, तो भूकंप आता है। इसका मतलब वो नहीं, जब प्लेट्स क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, या एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं, चलने का काम करती है, तब क्या होता है, भूकंप। ये इस वजह से भूकंप आता है और कोई रीजन नहीं भूकंप आता। ठीक है, और इसी वजह से तुमने देखा होगा कि भाई साहब जब प्लेट इधर से इधर चली तो हिमालय पे, जैसे हिमालय बन गया तो और जब बढ़ेगी तो क्या होगी, हाइट, इसकी हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए हिमालय की हाइट क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। याद रखना, ये चीजें सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज फिर ज्योग्राफी में इतना रखते हैं। कल हम क्या करेंगे, अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत पे बात करेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम बात करेंगे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना आज के लिए फिर इतना।